मलिक पब्लिकेशन न्यूज़ एंड नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाज का आईना, आईना इंडिया। इससे पहले कि आप पूरी खबर देखें, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि हम आपको नई खबरों से अपडेट कराते रहें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आईना इंडिया की प्रस्तुति। प्रस्तुत है SZ मलिक की रिपोर्ट। RJS अर्थात राम जानकी संस्थान के अंतर्गत चलने वाली अनेक सामाजिक एवं मीडिया से संबंधित संस्थानें, जिसमें एक नेशनल पॉजिटिव मीडिया नेटवर्क है, जिसके के फाउंडर उदय मन्ना जी हैं, जो पत्रकारिता में काफी अरसे से जुड़े हुए हैं। आज उन्हीं के द्वारा पिछले दिनों स्थित नई दिल्ली के DDU मार्ग राजेंद्र भवन के सभागार में सकारात्मक पत्रकारिता पर एक समीक्षक बैठक नई दिल्ली के राजेंद्र भवन के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ पत्रकारों ने भाग लिया और अपने अपने अनुभव साझा किए। वहीं इस अवसर पर इंडियन ऑब्जर्वर के मुख्य संपादक वरिष्ठ पत्रकार स्तंभकार श्री ओंकारेश्वर पांडे ने भी वर्तमान पत्रकारिता का एक सटीक और सत्य विश्लेषण कर आज की पत्रकारिता को नकारात्मक पत्रकारिता साबित कर दिया। ओंकेश्वर पांडे के इस विश्लेषण से दलाल और गुलाम पत्रकारों को एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया। यदि इन्हें नहीं सुना तो शायद पत्रकार और पत्रकारिता को कभी समझ नहीं पाएंगे कि आप जो इतनी मेहनत करते हैं उन चीजों का आपको रिटर्न क्या मिला है, कभी आप सोचिएगा। तो खैर वो तो सकारात्मक बनाना है। तो एक मार्गदर्शन के लिए बुलाया गया है ओंकारेश्वर पांडे, बिग नेम है, जिनकी आवाज, जिनकी पर्सनालिटी को देखते ही सकारात्मकता अपने आप आ जाती है कि अगर पत्रकार कोई हो बनना चाहे तो ऐसे व्यक्तित्व के दर्शन करने से भी पत्रकारिता जो है वो एक नया आयाम ले लेती है। मैं ओंकारेश्वर पांडे जी को सादर आमंत्रित करूंगा। आज का विषय बड़ा इम्पोर्टेंट है, सकारात्मक पत्रकारिता का, और मैं RJS मीडिया का इस मामले में धन्यवाद और वो बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय पर लगातार जो है चर्चाएं रखी हैं और एक आंदोलन की तरह इसको खड़ा किया है कि देश में सकारात्मक पत्रकारिता हो। सकारात्मकता हमारे जीवन से ही जो है वो गायब हो रही है, हमारे अंदर नकारात्मकता आ गई है, और जब जीवन में नकारात्मकता आती है तो वो पत्रकारिता में भी नजर आने लगती है। लेकिन पत्रकारिता का नकारात्मक होना समाज पर बुरा प्रभाव डालता है, इसलिए पत्रकारिता में सकारात्मक रहना बड़ा जरूरी है। लेकिन सकारात्मकता है क्या सकारात्मकता ये है कि हम किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का, किसी सरकार का ढोल पीटें? सकारात्मकता उसको भी कह सकते हैं आप, लेकिन दरअसल सकारात्मक तो वो होगा लेकिन वो पत्रकारिता नहीं होगी। तो पत्रकारिता के लिए सबसे जरूरी है कि हम पत्रकारिता के उसूलों को जानें और समझें। आज जो हमारे पहले पूर्व के वक्ता जो बता रहे थे विस्तार से, मैं उनकी काफी बातों से एग्री करता हूं कि पत्रकारिता आज एक नौटंकी बन गया है, एक तमाशा बन गया है, एक स्टंट का खेल बन गया है। फिल्मों में जैसे स्टंट डालते थे, और ये तब से हुआ है जब से टेलीविजन मीडिया आया। 1990 के दौर के बाद टेलीविजन मीडिया का जो प्रादुर्भाव हुआ, उससे पहले भी न्यू दिल्ली टाइम्स टाइप के अखबार हुआ करते थे जो थोड़ा स्टंट रूपी चीजें लगाते थे, या फिर सांध्य दैनिक हुआ करते थे जो कहते थे अमिताभ को छुरा लगा, अमिताभ को छुरा लगा। जब आप खोल के पढ़ते थे तो नीचे दिखता था कि अमिताभ बनर्जी को छुरा लगा या अमिताभ प्रसाद को छुरा लगा, और लोग उस दिन तो अखबार खरीद ही लेते थे फटाफट कि अमिताभ बच्चन को छुरा लग गया है, क्योंकि अमिताभ से मतलब अमिताभ बच्चन ही होता था। कुछ नाम ऐसे हैं, अब जैसे एक नाम को लेके बड़ा विवाद चल रहा है कि इस मुकदमा क्या होगा उसका अलग बात है, लेकिन मोदी, ठीक है, मोदी नाम ले लिया आपने, अब मोदी, वो मोदी की, ये मोदी की, जाति मोदी की, कौन सा मोदी, तो विवाद खड़ा करने के लिए काफी है। पत्रकारिता इस तरह से नहीं होती है। पत्रकारिता एक बहुत ही गंभीर पेशा है। हमारे पूर्ववर्ती पत्रकारों ने इसको समाज को सुधारने का, देश को आजादी दिलाने का एक ऐसा हथियार बनाया जिसके सामने अंग्रेजी हुकूमत को भी झुकना पड़ा। और बहुत इंटरेस्टिंगली इसकी शुरुआत एक अंग्रेजी पत्रकार ने ही की, एक अंग्रेजी व्यक्ति ने ही की।
जॉन हिकी ने, जब उसने अंग्रेजी हुकूमत मिशनरीज के खिलाफ लिखना शुरू किया, तब से आप देखेंगे तो पत्रकारिता का जो स्वरूप है वो सत्तारूढ़ व्यवस्था के खिलाफ उनकी कमियों को उजागर करने वाला एक साधन जैसा है। और सिर्फ ये हिंदुस्तान में नहीं है, समूची दुनिया में पत्रकारिता है क्या? पत्रकारिता क्या पंफलेट लिखना है? पत्रकारिता क्या किसी का चारण गायन करना है? नहीं है। सकारात्मक पत्रकारिता वह है जो सच से जुड़ी हुई हो। अगर हम सच लिख रहे हैं, सच पर कायम हैं, तो वह सकारात्मक है। अगर हम उसमें मिर्च मसाला लगाते हैं, अगर हम उसको तमाशा बनाते हैं, अगर हम उसको झूठ के करीब ले जाते हैं, बिना तथ्यों के अनर्गल तरीके से या किसी भी वाद उससे प्रभावित होकर हम लिखते हैं कि हमें तो फलां का विरोध करना है और फलां का सपोर्ट करना है, तो हमारे अंदर एक वाद चल रहा है, हमारे अंदर एक पक्ष चल रहा है। और जब हम उस नजरिए से, उस चश्मे से देखना शुरू करते हैं, तो पत्रकारिता सकारात्मक नहीं रह जाती। फिर हम कहीं ना कहीं समाज को, राष्ट्र को अंधेरे में रखते हैं। कोई ना कोई चीज छुपा रहे होते हैं और कोई ना कोई चीज खामखा उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे होते हैं। आज बाजारवाद हावी है सभी चीजों पे, पत्रकारिता पर भी, और उसी का नतीजा है कि चैनल को हिट करने के लिए पानी में डूब के खबरें रिपोर्टिंग करनी, दिखानी पड़ती है। ओरिजिनल नहीं है। पहले होता था, लोगों ने ऐसे किए हैं कि भाई दंगा क्षेत्र में गए हैं और वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो क्रिएटेड नहीं होता था, वास्तव में वहां होते थे। युद्ध क्षेत्र में है, वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, वो फैक्चुअल होता था। यहां हम फंस गए हैं यहां पर, और वो कर रहे हैं। लेकिन हमने सीन क्रिएट किया हो, हमने तैयारी की हो, ड्रेस पहना हो कि हमें यहीं पे पानी में उतरना है और इतना झुकना है और कैमरे को दिखाना है कि हम पानी में डूब रहे हैं, ये पत्रकारिता नहीं है। और दरअसल इसी वजह से पत्रकारिता पर आज जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं। आज भी प्रिंट मीडिया में बहुत गंभीर पत्रकारिता हो रही है। ये अलग बात है कि उसमें भी पत्रकारिता का जो तेवर है वो कमजोर पड़ा है। पत्रकारिता के जो उसूल हैं उसके मुताबिक हम शायद उतना इन डेप्थ पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं। सकारात्मक पत्रकारिता यह भी है कि सरकार की, चाहे व्यवस्था की, अच्छी चीजों को बताएं, दिखाएं, अच्छी नीतियां जो जनता के काम की हो वो उसको बताएं, विस्तार से बताएं। और पत्रकारिता यह भी है कि अगर उसमें कोई खामी है तो उसको बताएं। दोनों चीजें आप दिखाएं। आज सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, पत्रकारिता हो ही नहीं रही है। आप किसी भी मंत्रालय पे कोई इन डेप्थ रिपोर्ट आप नहीं देखते हैं। सरकार की सैकड़ों योजनाएं हैं, उस पर कोई रिपोर्ट आप नहीं देखते हैं। विस्तार से कोई काम ही नहीं कर रहा है। काम क्या कर रहा है? इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इनको उनसे लड़वाना है और उनका बयान उनसे वो करवाना है। बस यही सब पत्रकारिता हो रही है, हल्की फुल्की पत्रकारिता, छिछले स्तर की पत्रकारिता जिसको हम कहते हैं। इन डेप्थ जर्नलिज्म का उदाहरण हाल में नजर नहीं आया। हालांकि वो पत्रकारिता नहीं है हिंडनबर्ग की, वो एक थिंक टैंक की रिपोर्ट है, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ये बताती है कि अगर इन डेप्थ पत्रकारिता आप करते हैं तो उसमें कितनी ताकत होती है। सच हो या झूठ हो, अगर झूठ होगा तो अदालत में वो एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन कलम में ताकत कितनी होती है कि एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक इतने बड़े एम्पायर के को आधा कर सकती है। उसके पीछे अगर कोई मानसिकता है तो वो नकारात्मक है। अगर हिंडनबर्ग ने किसी से सुपारी लेके वो किया है तो वो नकारात्मक है। लेकिन अगर उसने तथ्यात्मक किया है, जो समय पे उसका उजागर होगा निश्चित रूप से, क्योंकि राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की निगाहें उस पर हैं, एजेंसियों की निगाहें उस पर हैं। ताकत वहां होती है जहां आपके लिखने से कुछ सुधार आता है। सवाल यह है कि हम पत्रकारिता करते क्यों हैं? अगर सड़क अच्छी चल रही है, बिजली अच्छी है, आ रही है 24 घंटे, पानी अच्छा आ रहा है, तो क्या कभी हमने उस पर रिपोर्ट किया है? नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो काम है, वो होना है। हम तब लिखते हैं जब वहां पे 24 घंटे में 12 घंटे बिजली गायब है, तो लिखते हैं 12 घंटे से अंधेरे में। क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि वहां बिजली होनी चाहिए और बिजली आ नहीं रही है। सड़क पर ट्रैफिक ठीक चल रहा है तो हम खबर नहीं बनाते।
सड़क पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, 4 घंटे की जाम लगी, तो वो सब जगह अखबारों में और मीडिया में आता है कि 4 घंटे से वहां जाम लगी। तो हमें पत्रकारिता को ये समझना पड़ेगा कि पत्रकारिता है क्या। उसमें अगर हम झूठ मिलाते हैं, उसमें अगर हम कोई मनगढ़ंत स्टोरी मिलाते हैं, उसमें अगर हम तमाशा बनाते हैं, तो हम पत्रकारिता को कलुषित करते हैं, कलंकित करते हैं, उसको तमाशा बना देते हैं। आज हमारे सामने चुनौती भी है, खतरा भी है कि पत्रकारिता में फेक न्यूज घुसता जा रहा है। और पत्रकारिता किसको कहें? मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया को, टेलीविजन मीडिया को, डिजिटल मीडिया को, या ये सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया भी एक तरह की पत्रकारिता है, ये नागरिक पत्रकारिता है, सिटीजन जर्नलिज्म है। लेकिन इस सिटीजन जर्नलिज्म में हम कितनी दफा पत्रकारिता के बेसिक उसूलों का पालन करते हैं, वेरीफाई करते हैं। खबर को बिना वेरीफाई किए हम फॉरवर्ड कर देते हैं। ये सच है या झूठ है, वीडियो आया, मजा आया, देखा, अरे बड़ा शानदार है, मेरे मन के मुताबिक है, मेरे विचार के मुताबिक है, बढ़ा दो आगे। 50 व्हाट्सएप ग्रुप में हम उसको आगे बढ़ा देते हैं। बाद में पता चलता है कि नहीं साहब, ये यहां का वीडियो नहीं है, तो वहां का वीडियो है। मैंने कई अखबारों में काम किया। 83 से पत्रकारिता की शुरुआत बिहार के छोटे से शहर आरा से की थी। और तब भी हम लोग विषय को चुन के, देख के, और उस समय मीडिया के स्कूल नहीं हुआ करते थे। तो जो मीडिया के पुरोधा हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बताया करते थे कि देखो, हर सिक्के का 2 पहलू होता है, दोनों पहलू को जाने बगैर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे। और यही न्याय का उसूल है। अदालतों में भी दोनों पक्षों की सुनवाई होती है। किसी भी जगह दोनों पक्ष को देखे बगैर एक तरफा अगर आपने कुछ लिख दिया, तो वो एक पक्षीय पत्रकारिता, सकारात्मक पत्रकारिता हुआ नहीं है। तो आपको काउंटर वर्जन लेना पड़ता है। कई बार हम लोगों को स्टोरी रोकनी पड़ती थी, यार इसमें काउंटर वर्जन नहीं, ये बंदा तो इतना कह रहा है, फैक्ट्स दिखा रहा है, बता रहा है, लेकिन सामने वाला क्या कह रहा है इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। तो हमें स्टोरी रोक देनी पड़ती थी, ये काउंटर वर्जन लेने के लिए। आज क्या है, एक पक्ष ने कुछ कहा, बस चला दो, दिखा दो। दूसरे पक्ष की सच्चाई क्या है ये पूछो भी मत, जानो भी मत। अगर वो दिखाए तो उल्टा उससे कह देने, नहीं तुम्हारी, हम जज भी बन गए हैं। पत्रकार होने के अलावा आप टेलीविजन चैनलों के डिस्कशन में देखेंगे हमारे सवाल किस तरह के होते हैं। हम जज की भूमिका में वहां बैठ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव पत्रकारिता, सत्य पर आधारित पत्रकारिता हम नहीं करते, हम एजेंडा पत्रकारिता करते हैं। हमारा एजेंडा यह है कि इस पॉलिटिकल पार्टी को डिमीन करना है तो डिमीन करते हैं, उठाना है तो उठाते हैं, उन्हीं के मुताबिक विषय तय करते हैं। आज इसका बड़ा संकट है, और यह संकट लोकतंत्र के लिए है, यह संकट देश के लिए है। सरकारें, पार्टियां आती जाती रहेंगी, सबका उद्देश्य एक होता है, समाज का कल्याण और राष्ट्र का कल्याण। और अगर पत्रकारिता को कहीं रुकना होता है तो वहीं पे जहां समाज और राष्ट्र उससे विपरीत रूप में प्रभावित होता है। इसीलिए पहले जब दंगों की रिपोर्टिंग होती थी तो कहा जाता था कम्युनिटीज का नाम नहीं लेना है कि हिंदू मारा गया या मुसलमान मारा गया। आज हम धड़ल्ले से लिख देते हैं कि मुसलमान 4 लोग मारे गए, या हिंदू मारे गए, या हिंदुओं के घर जलाए गए, या मुसलमानों के घर जलाए गए, लिख देते हैं, ये सोचे बगैर, ये जाने बगैर कि इसका इंपैक्ट कितना होता है। मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पर एक समय था, पता नहीं कौन सा वाकया था, कुछ घटना हुई जहां खबर टेलीविजन पे ये चलने लगी कि असम से आ रही गाड़ी में बिहार के किसी इलाके में पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी किसी मामूली घटना को लेकर हुई, लड़कों में हुई होगी, किसी बात को हुई होगी, आपस में झगड़ा हुआ होगा, तो लड़कों ने पत्थर चला दिए उस ट्रेन पे, और 2-4 लोग जो उसमें नॉर्थ ईस्ट से आने वाले थे वो घायल हो गए। अब पत्रकारिता को, इस खबर को दबाना चाहिए था कि वो लड़के जो घायल हुए वो असम के थे, नॉर्थ ईस्ट के थे, या बिहार के थे, किसी और राज्य के थे, लेकिन उन्होंने दबाया नहीं, उन्होंने दिखाया। असर क्या हुआ, अगले 24 घंटे के अंदर में समूचा असम जल उठा, 73 से ज्यादा लोग मारे गए। आपने
महाराष्ट्र की वो घटनाएं भी सुनी होंगी जब साधुओं को पीट पीट के मारा गया कि ये चोर हैं, पालघर की घटना। ऐसी अनेक घटनाएं आती रहती हैं जो हमारे मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज के कारण, या जो चीजें हमें नहीं बताई जानी चाहिए उसको बता देने के कारण घट जाती हैं, और उससे समाज का नुकसान होता है, राष्ट्र का नुकसान होता है। 26/11 के समय में मुंबई में जब ऑपरेशन चल रहा था, उस समय कोई जरूरत नहीं थी कि टेलीविजन उसको लाइव टेलीकास्ट करे कि किस समय क्या ऑपरेशन हो रहा है, किस समय पैराशूट उतर रहा है और किस समय एनएसजी के कमांडो घुस रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका टेलीविजन प्रसारण 65 देशों में दिखा जाता है। 65 कंट्रीज में बीम होता है जब आप अपलिंकिंग करते हैं, तो यह आपको पता है। तो वहां दुश्मन भी बैठा, वो भी देख रहा है, अंदर जो बैठा आतंकवादी वो भी देख रहा है, लेकिन हम माइंडलेसली उसको दिखा रहे हैं। उसका नुकसान हुआ, राष्ट्र को, देश को नुकसान हुआ, समाज को उसका नुकसान हुआ। इसीलिए अब बहुत सारे मौकों पे आप देखेंगे कि पुलिस वाले, सिक्योरिटी एजेंसीज वाले आपको दूर कर देते हैं कि आप कवरेज के नजदीक नहीं आएंगे। बहुत अच्छा। मैंने करगिल की खबर ब्रेक की थी, बाद में टेलीविजन के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट वहां गए, रात में उनको आर्मी के लोगों ने अपने साथ कैंपों में रखा कि आप लाइव कवरेज यहां से कर सकते हैं। मूर्खता ये कि रात के समय जब रूल ये है कि आप टॉर्च नहीं जलाएंगे, किसी तरह का लाइट नहीं जलाएंगे, तो वहां एक पत्रकार ने, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, एक जाने माने चैनल के टेलीविजन पत्रकार ने, बहुत मशहूर पत्रकार ने, अपना कैमरे का लाइट ऑन करके वहां चेक करना शुरू किया। दिस इज माइंडलेस। और इमीडिएट उधर से पाकिस्तान से बम्बार्डिंग हुई, 3-4 लोग हमारे मारे गए। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जहां छुपानी पड़ती है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। जब बलात्कार होता है तो जिसके साथ बलात्कार हुआ उसका नाम नहीं बताया जाता, क्योंकि एक बलात्कार तो उसके साथ व्यक्ति ने किया, दूसरा बलात्कार आप मीडिया के माध्यम से समाज का बलात्कार करवा रहे हैं, उसके पूरे परिवार का बलात्कार करवा रहे हैं। यह सकारात्मक पत्रकारिता नहीं है, यह है नकारात्मक पत्रकारिता। तो हमें सकारात्मक और नकारात्मक के बीच का भेद समझना पड़ता है। अगर सकारात्मकता पक्ष में हो, विपक्ष में हो, मुद्दे में हो, राष्ट्र के लिए हो, समाज के लिए हो, उसको दिखाना चाहिए, उसको लिखना चाहिए। नकारात्मकता पक्ष में हो, विपक्ष में हो, सरकार में हो, यह आपका काम है, यह आपका धर्म है कि बताना चाहिए, क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर आप निंदा नहीं कर सकते हैं, गलत चीजों पे उंगली नहीं उठा सकते हैं, तो आप उस व्यक्ति के साथ, भले उस पार्टी के साथ न्याय कर रहे हो, आप समाज और देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप नकारात्मक पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं 3.5 करोड़ का मुकदमा झेल रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी असम में, 400 करोड़ का घोटाला, और उस व्यक्ति के खिलाफ लिखना पड़ा जिसके साथ हम लोग रात को 12 बजे चाय पिया करते थे। असम के मुख्यमंत्री अक्सर रात में ही पत्रकारों से मिलते थे, वरिष्ठ पत्रकारों से। तो हम लोगों को काम खत्म करके 12 बजे रात जाना क्यों है? क्योंकि वहां खबर मिलती है। भाई मुख्यमंत्री क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री बताएगा क्या योजना है, उसका हर बयान जो है खबर है। तो वरिष्ठ पत्रकार वहां जाया करते थे, और वो इतना श्रूड था कि रात को खबरों का, अखबारों का एडिशन मंगाया करता था। और ऐसा बहुत से मुख्यमंत्री करते हैं, रात को उनके डाक एडिशन उनके पास, उनके टेबल पे होते हैं, और उनको अगर बहुत कोई डेरोगेटरी खबर, अपमानजनक खबर, या कोई ऐसी खतरनाक खबर जिससे उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही है, तो उसको फोन करके मालिकों को मॉर्निंग एडिशन से निकलवा देते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे साहब क्या लिख दिया आपने, इसको देखिए, इसको थोड़ा संभालिए। तो अचानक पता चला कि वो डाक संस्करण में, जिलों में तो वो खबर चली गई, सिटी एडिशन में वहां फोटो चिपका हुआ है, क्योंकि उतनी जगह खबर बनाई नहीं जा सकती। ये सारे खेल चलते हैं। आपका एडवर्टीजमेंट रोक दिया जाएगा, आपके नियम कानून ऐसे बना दिए जाएंगे कि आप कुछ ना ले पाए। पत्रकारिता में आज जो गंदगी आई है उसकी वजह भी यही है कि इसके लिए हमने कोई प्रॉपर इसका वो रूल, रेगुलेशन और फाइनेंशियल मॉडल नहीं बनाया। कहने को डीएवीपी है, लेकिन उसके तमाम नियम ऐसे हैं जो आपको, सामान्य लोगों को, जो
सकारात्मक पत्रकारिता या शुद्ध पत्रकारिता करना उनको चाहते नहीं हैं उसको रोकते हैं। क्रिएट ही करते हैं कि आप नाटक कीजिए, नौटंकी कीजिए, आप इसमें झूठ मिलाइए, आप कहीं से फिगर ले आइए, आप कहीं से कुछ भी ले आइए। एक उदाहरण के लिए एक चीज बता रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड या सर्कुलेशन बेस्ड पत्रकारिता और उसको फंड करने का डीएवीपी का एक नियम है। आपका कितना सर्कुलेशन है पूछेंगे, 25,000 से ऊपर है तो आप सी ग्रेड में आए, 25,000 से नीचे को तो काउंट ही नहीं करते। 25,000 तक आपको पहुंचना है तब आप सी ग्रेड में आएंगे, उसके बाद बी में, उसके बाद ए में आएंगे। ए में और टॉप में कौन आते हैं, तो बड़े बड़े अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सर्कुलेशन कोई मान्यता है तो आप सारा एडवर्टीजमेंट, मनोहर कहानियां और उसको क्यों नहीं दे देते, अपराध कथाओं को? सबसे ज्यादा वो बिकती हैं। नंदन आज भी सबसे ज्यादा सर्कुलेटेड बच्चों की पत्रिका है, सबसे ज्यादा हिट पोर्न वेबसाइट पे होते हैं। तो क्या सरकारें सारे अपने एडवर्टीजमेंट पोर्न वेबसाइट पे लगा देंगी? और दूसरी बात, नीरा राडिया जैसा कांड एक छोटे से ब्लॉग पे आया था जिसका कोई सर्कुलेशन नहीं था। इस छोटे से ब्लॉग से एक छोटे से चैनल पे आया, उस चैनल से खबर में इतनी ताकत थी कि बाकी लोगों का ध्यान उस पे गया और सारे चैनल चलाने लग गए, वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। तो ताकत खबर में होती है, सर्कुलेशन में नहीं। बड़े बड़े अखबार जो बहुत हाईली सर्कुलेटेड अखबार हैं, खबर उसमें होती ही नहीं। एक और संकट है आज, जब हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हैं, वैश्वीकरण के दौर में, उस समय पत्रकारिता इतनी लोकल हो गई है। ग्लोबल के दौर में लोकल, ध्यान देके बड़े बड़े एडिशन, बड़े बड़े अखबारों को पढ़िए। आप जिस इलाके में रहते हैं आपको उस इलाके का एडिशन वो मिलता है। कोई भी अखबार नाम ले लीजिए। पढ़ने को तो हम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया का हमें गाजियाबाद संस्करण मिल रहा है। गाजियाबाद संस्करण में 6 पन्ने गाजियाबाद के, अपने मोहल्ले के पढ़ लो, 2-1 पन्ने स्पोर्ट्स, अंतरराष्ट्रीय और बिजनेस, बाकी खत्म, पूरी दुनिया खत्म। राष्ट्रीय पत्रकारिता हो कहां रही, सकारात्मक पत्रकारिता हो कहां रही? आप एक राष्ट्र के अखबार हो तो कम से कम राष्ट्र को तो बताओ, नहीं हो पा रहा। तो बाजार है, हमारे वाद हैं, विवाद हैं, ये सब चीजें उस पर हावी हैं और उस पर हमारा बालपन है, हमारी बचपना है, हमारे राइटर्स की, हमारे जर्नलिस्ट की, कि वो उसको सोचे समझे बगैर उसको बस चला रहे हैं। प्रयास करके देखें और खुद को एनालाइज करके देखें कि हमने लास्ट ऐसी कौन सी रिपोर्ट लिखी थी जो रियली में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी और जो पॉजिटिव रिपोर्ट थी समाज के लिए और देश के लिए। अगर आप उसको नहीं करते हैं तो आप सिर्फ इन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, यहां ये घटना घटी, वहां ये घटना घटी, ऐसे हुआ वैसे हुआ, नाटक नौटंकी और इवेंट्स की रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप, घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप। पत्रकारिता कहां है उसमें? आज इस देश को जरूरत है पत्रकारिता की, शुद्ध पत्रकारिता की। शुद्ध पत्रकारिता जिस दिन होगी वह सच्ची पत्रकारिता, सकारात्मक पत्रकारिता होगी। जरूरत है हमें जानने की कि विभिन्न योजनाओं में सरकारें क्या कर रही हैं, विभिन्न मंत्रालयों में क्या किया जा रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहां गड़बड़ है। डाटा पर इतनी चीजें चल रही हैं, बिल्स पास हो रहे हैं, कोई इनडेप्थ रिपोर्ट नहीं नजर आती कि वास्तव में उसके थ्रेडबेयर उसका एनालिसिस करके उस पर रिपोर्ट आए कि ये समाज के लिए फायदेमंद है और ये समाज के लिए नुकसानदेह है। ये जरूरी है कि हम समाज को सबसे सर्वोपरि रखें और राष्ट्र को सर्वोपरि रखें। जब समाज और राष्ट्र सर्वोपरि होगा तो सच्ची शुद्ध पत्रकारिता होगी और वही सकारात्मक पत्रकारिता है और वही कहीं ना कहीं हम खोते चले जा रहे हैं। समय कम है और बहुत से हमारे और भी साथी
वक्ता होंगे। आप देख रहे थे आईना इंडिया की प्रस्तुति एस.जेड. मलिक की रिपोर्ट पर आधारित आरजेएस की समीक्षक बैठक में उपस्थित समीक्षक विश्लेषक स्तंभकार वरिष्ठ पत्रकार श्री ओंकारेश्वर पांडे का सकारात्मक पत्रकारिता पर वह अपना अनुभव साझा कर रहे थे। उनका अनुभव आप श्रोताओं को कैसा लगा? हमारे आईना इंडिया यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और आपको हम बेहद से बेहतर सकारात्मक पहलू दिखा सकें जिससे समाज और देश को जोड़ने मजबूती मिले। नमस्कार, धन्यवाद। जब तक के लिए संपादक एस.जेड. मलिक को इजाजत दीजिए। एक नए कार्यक्रम लेकर हम फिर उपस्थित होंगे एक नए अनुभव के साथ। धन्यवाद।